टैटू बनवाने वाली अमीर बहू। देख लिया तुझे, ऐसा नहीं लगता तुझे कि तू बहुत ज्यादा टैटू वगैरह बनवाने लगी है? मैं तो कहती हूँ इतने टैटू मत बनवा। टैटू बनवाने से बहुत से इन्फेक्शन भी हो जाते हैं आजकल। अरे तू पागल हो गई है क्या? एक तो मैं इतनी मुश्किल से यहाँ टैटू बनवा रही हूँ, ऊपर से तू मेरे सर पर खड़ी है। अब तो मुझे टैटू बनवाने देगी या नहीं? तुझे तो समझाना ही बेकार है। मैं तो कहती हूँ पता नहीं तेरा क्या होगा। देख अभी भी वक्त है, ये सारे टैटू बनवाना बंद कर दे। कोई लड़का भी तुझे पसंद नहीं करेगा, तेरी शादी भी नहीं होगी। हे भगवान, तू मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? मैं तो तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पीछे पड़ना बंद कर। बहुत हुआ, चल अब मुझे आराम से टैटू बनवाने दे। सृष्टि दुकान के बाहर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद जिया आराम से अपना टैटू बनवाने लगती है। टैटू बनवाने के बाद वो सृष्टि के पास आकर बाहर आती है और उससे कहती है, हे भगवान लड़की, तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये देख, तूने अपने हाथ पर कितना बड़ा टैटू बनवाया है। अब तेरी माँ तुझे कुछ नहीं बोलेगी क्या? मेरी माँ को भी पता है कि मुझे टैटू कितना पसंद है। चल अब चलते हैं यहाँ से। जिया को टैटू बनवाने का इतना शौक था कि उसने अपनी बॉडी पर जगह जगह टैटू बनवा रखे थे। घर पर उसकी माँ कुछ मेहमानों के साथ बैठी होती है। आओ बेटी, अंदर आओ, इन लोगों से मिलो। ये तुम्हारे ससुराल वाले हैं। मैंने इनके बेटे से तुम्हारे रिश्ते की बात कर ली है। ये आपने मुझसे पूछा? अरे माँ, मुझसे एक बार पूछना तो चाहिए था ना कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती हूँ। इन्हें इनके घर भेज दीजिए अभी के अभी। ये क्या बदतमीजी है बहन जी, आपकी बेटी को तो जरा भी लिहाज नहीं है। और आपने तो कहा था कि आपकी बेटी बहुत समझदार है। ये समझदारी है इसकी? देखो जरा, इसने अपने पूरे शरीर पर टैटू बनवा रखे हैं। अरे हाँ, बनवाए हैं तो क्या हुआ? ये मेरी मर्जी है, मैं अपने शरीर के साथ जो मर्जी करूं, इसमें कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा। अब अगर आपने मुफ्त का तोड़ लिया हो तो यहाँ से चले जाइए। जिया के ऐसे बर्ताव से ममता अपने बेटे और पति के साथ वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद उसकी माँ शर्मिला उससे नाराज हो जाती है क्योंकि वो एक और टैटू बनवा कर आ जाती है। इसी प्रकार शर्मिला अपनी बेटी की शादी ही नहीं करवा पाती। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और बड़ी ही मुश्किलों के बाद शर्मिला को एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आता है। देखो जिया, अब मैं तुमसे बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी हूँ, इसीलिए मेरी आखिरी इच्छा यही है कि तुम शादी कर लो। घर परिवार बहुत अच्छा है, तुम्हें समझेगा। और हाँ, ये जो तुम्हारे शरीर पर टैटू हैं, इन्हें प्लीज फाउंडेशन से मिटा लेना, नहीं तो फिर से कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी। अपनी माँ की बातों के आगे जिया कुछ नहीं कर पाती, जिसके बाद वो अपनी बॉडी पर जहाँ जहाँ टैटू बनवाए होते हैं वहाँ पर फाउंडेशन लगाकर उन्हें छुपा लेती है और मेहमानों के सामने जाती है। जिया सुंदर थी और अमीर थी, जिसके चलते हुए बहुत जल्द शकुंतला अपने बेटे के लिए उसे पसंद कर लेती है। देखो बहन जी, हमें आपकी लड़की पसंद है, इस रिश्ते के लिए मैं तैयार हूँ। ये सुनकर बहुत जल्दी शर्मिला मिठाई का डिब्बा उठाती है और सबका मुंह मीठा कराती है। कुछ दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और शर्मिला अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से अनिल से कर देती है। शादी के पहले दिन जैसे ही जिया फ्रेश होकर आती है, उसके शरीर पर टैटू देखकर उसकी सास के हाथ से पूजा की थाली नीचे गिर जाती है। हे परमेश्वर, ये सब क्या है बहू? तुझे हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? तूने ही अपने शरीर पर क्या बनवा रखा है? इन्हें टैटू बोलते हैं माँ जी, आपको नहीं पता? देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी उसकी ननंद देखकर कहती है, टैटू तो सच में अच्छी लग रही है भाभी, आपने कहाँ से बनवाए? जिया उसे शॉप का नाम बताने ही वाली होती है कि तभी शकुंतला अपनी बेटी प्रिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अगर आइंदा दोबारा ऐसी कोई बात पूछी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जिया, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारे ऊपर ये सब अच्छा नहीं लगता। कोशिश करो कि ये सब दिखे ना। शकुंतला ऐसा कहकर अपने कमरे से एक सूट लाकर जिया को दे देती है और कहती है, अब से तुम इन कपड़ों को नहीं पहनोगी, आज से तुम सूट पहन कर रहोगी ताकि तुम्हारा पूरा शरीर ढका रहे। शकुंतला के कहने पर जिया कुछ नहीं कह पाती और उसे ना चाहते हुए भी सूट पहनना पड़ता है। लेकिन जिया का टैटू बनवाने का शौक बंद नहीं होता। वो अपनी शादी के बाद भी जब भी कोई नया टैटू देखती तो उसे अपने शरीर पर बनवाने का उसका मन करता, तो वो अपने टैटू की शॉप पर पहुंच जाती और टैटू बनवाने लगती। इसी दौरान जिया गर्भवती हो जाती है और गर्भवती होने के बाद भी वो अपने शरीर पर टैटू बनवाने टैटू शॉप पर पहुंच जाती है। एक दिन टैटू के शॉप के अंदर जाते हुए उसे उसका पति देख लेता है। अरे ये क्या, ये तो जिया है।
लेकिन जिया अंदर क्यों जा रही है? इसे तो मना किया गया है कि टैटू नहीं बनाना। अनिल जिया का पीछा करते करते अंदर पहुंच जाता है, जहां जिया अपने पेट के ऊपर टैटू बनवा रही होती है। ये देख अनिल को गुस्सा आता है और वो जिया का हाथ पकड़कर उसे घर ले आता है। क्या तुम पागल हो गई हो या तुम्हारे अंदर अकल बिल्कुल भी नहीं है? हे भगवान, ये तुम क्या करने जा रही थी? तुमने अपने बारे में ना सही कम से कम मेरे बच्चे के बारे में तो सोचा होता। तुम्हें पता है ना, गर्भवती होने के बाद कितनी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। हर बार टैटू के खिलाफ शब्द सुनने की वजह से जिया बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, जिसके चलते वो गुस्से से अपने पति से कहती है, तुम लोगों ने मुझे समझ के रखा है। जब देखो कभी तुम सुना देती हो तो कभी तुम्हारी माँ। अरे मेरा पैसा है और मैं अपने शरीर पर जगह जगह टैटू बनवाऊं तो मुझे तुम्हारे पूछने की या तुम्हारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। आइंदा मुझे टोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिया इतना कहती ही है कि तभी उसे अचानक से पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसके चलते अनिल उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। उसे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जरा देखिए क्या हुआ है। डॉक्टर उसे चेकअप करवाने के लिए ले जाते हैं। उसका पहला अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें बच्चे की धड़कन बहुत स्लो सुनाई दे रही होती है और वहीं बच्चे के मूवमेंट भी ठीक से नहीं हो पाते। आपकी पत्नी के पेट में जो बच्चा है, देखिए, ये कहते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो इस दुनिया में आएगा तो सही और अपनी आंखें भी खोलेगा, लेकिन हो सकता है कि वो प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए या फिर बच्चा हैंडीकैप हो सकता है। ये सब आपकी पत्नी के पेट पर टैटू बनवाने की वजह से हो रहा है। ये सुनते ही अनिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। रोते रोते वो जमीन पर बैठ जाता है। ये सब जिया देख लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद अनिल जिया के पास आता है और उससे हाथ जोड़ते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें टैटू बनवाने का बहुत शौक है, लेकिन अपने टैटू की वजह से इस नन्ही सी जान को नुकसान मत पहुंचाओ। अनिल बच्चे के लिए अपनी ही पत्नी के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। ये देख जिया को भी रोना आता है और वो अनिल की बात समझ जाती है। जिसके बाद वो उससे कहती है, चुप हो जाओ जी, ऐसे मत रो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं ऐसा आज के बाद दोबारा नहीं करूंगी और कोई टैटू अपने शरीर पर नहीं बनवाऊंगी। जिया ऐसा कहकर अनिल को गले से लगा लेती है। अनिल जिया को माफ कर देता है और उसे एक और मौका देकर वापस घर ले जाता है। जिसके बाद जिया अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और कुछ ही महीनों बाद उसकी डिलीवरी हो जाती है। टैटू ना बनवाने की वजह से और ख्याल अच्छे से रखने की वजह से उसका बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। जिसके बाद वो अपने सारे टैटू मशीन द्वारा मिटवा देती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दिव्या भाभी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज कौन सी सब्जी बना रही हो? सब्जी नहीं, मसूर की दाल बना रही हूँ। और दूसरी गैस पर आप चावल बना रही होंगी जरूर। हाँ, माँ जी ने दाल चावल बनाने को कहा है तो यही बनाना होगा ना। होफो, ये माँ हर रोज दाल चावल बनाने को क्यों कह देती हैं? भाभी, मेरा मन उब गया, मुझे ये सब नहीं खाना। माँ जी ने बोला है तब तो खाना पड़ेगा। हाँ, मैं थोड़ा स्वाद अलग करने के लिए आम का अचार रख देती हूँ साथ में। कुछ देर बाद सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। दिव्या की सास कांता खाना खाकर कहती है, अरे वाह बहू, आज के दाल चावल तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, वो भी आम के अचार के साथ, तो मजा आ गया। तुम्हें ही आ रहा होगा मजा, मुझे और बच्चों को तो खाने में ये वही लग रहा है। 4 दिन से सुबह शाम बस दाल चावल और सिर्फ दाल चावल यही बनाती हो तुम। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक बोले। अब तो मेरा भी रोज रोज दाल चावल खाने का मन नहीं करता है। माँ, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, आप सब्जी वगैरह क्यों नहीं लाते? हाँ माँ, ऐसा खाना नहीं खाना। अब मुझे सब्जी खानी है कि चीज खाकर जुबान भी फीकी सी लग रही है। अच्छा, हर मंडी में जाकर देखो, सब्जियां सोने के भाव बिक रही हैं। 150 रुपए किलो टमाटर, 200 रुपए किलो गोभी, 50 रुपए किलो प्याज। नहीं नहीं नहीं, हर हफ्ते 1000 रुपए की सब्जी आएगी। इससे अच्छा सरकार का दिया हुआ फ्री राशन के दाल चावल खाओ, पेट भी भर जाता है, प्रोटीन भी मिलता है। माँ जी, जितना सब्जियों से मिलता है उतना प्रोटीन आयरन इन दाल चावल से नहीं मिल सकता। और 50 और 60 रुपए की पाव भर सब्जी भी ले आएंगे तो बहुत है। कल्लो माई कल्लूटी, ज्यादा जुबान खोलकर परिवार वालों को मेरे खिलाफ भड़का रही है। बड़ाई प्रोटीन और पैसों का पाठ पढ़ाने वाली। मैंने कह दिया ना, यही बनेगा मतलब यही बनेगा। आई बड़ा रोज हमें दाल चावल नहीं चाहिए कहने वाले। कांता की बात सुन सब अपने गले से खाने को चुपचाप उतार लेते हैं। ऐसा बहुत समय से चल रहा था। कभी सुबह अरहर की दाल बनती तो शाम को उड़द की दाल बनती और फिर कभी मिक्स दाल।
वहीं गौरव अपनी काली पत्नी से परेशान हो रहा था। रात को दाल चावल खाने की वजह से उसे अब नींद भी नहीं आ रही थी। हे भगवान, नींद भी नहीं आ रही, कुछ खाने का मन कर रहा है, चटपटा सा। पर माँ ने तो सिर्फ घर के मेन्यू में दाल चावल को ही ऐड किया हुआ है। क्या हुआ जी, आपको नींद नहीं आ रही? कुछ चाहिए तो बता दीजिए। तुम तो चुप रहो काली कलोटी कहीं की। पता नहीं क्यों पिताजी ने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी, जिंदगी झंड कर दी है। पत्नी काली, ऊपर से खाना भी वही दाल चावल फीका वाला। तुम कुछ कर नहीं सकती हो। वैसे भी मेरे लिए अगर हिम्मत है तो जाओ, मेरे लिए अभी कुछ अच्छा सा बना कर लाओ जिससे माँ को पता न चले। अजी माँ जी ने देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी इस समय। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर सकती, ऐसे में मैं ऐसा ही सो जाऊंगा। गौरव की बात से दिव्या विचलित होकर रसोई से कुछ खाना बनाने जाती है कि कांता वहीं पर चक्कर काट रही थी। उसे देखकर दिव्या वापस हो जाती है। अगले दिन पाखी कहती है, भाभी आज मेरी दाल चावल खाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, प्लीज कुछ चटनी वगैरह अलग से बना दीजिए। ठीक है दीदी, मैं बना दूंगी। फिर दिव्या पुदीने की चटनी बना देती है जिसे खाकर घर वालों को दाल चावल के साथ थोड़ा सुकून मिलता है। वहीं गौरव ऑफिस में दोस्त पीयूष को घर के दाल चावल की कहानी बताता है जिसे सुनकर वो हंसता है। अरे यार, तू इतना परेशान हो रहा है। वो सुना नहीं क्या, जब घर की दाल पुरानी और बोरियत हो जाती है तो कभी कभार बाहर की मुर्गी भी खा लेनी चाहिए। वैसे तो पिज्जा बर्गर भी खा सकता है बाहर का, हाँ? और मैं तो कहता हूँ एक पटा ही ले गोरी सी, जो भाभी की कमी पूरी कर दे। बिल्कुल ठीक कह रहा है। वैसे मुझे अपने ऑफिस की निकिता बहुत पसंद है, उसी पर ट्राई मारूं क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अपने दोस्त से बात करके गौरव को हल्का महसूस तो होता है। फिर वो निकिता पर डोरे डालने लगता है। लंच के समय उससे मीठी मीठी बात करता है, उसकी हेल्प करता है। गुजरते 2 महीनों में उन दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। फिर एक दिन गौरव निकिता को घुटनों पर बैठकर प्रपोज कर देता है। निकिता, विल यू मैरी मी? ऑफ कोर्स जान, आई विल मैरी यू। दोनों कोर्ट मैरिज करके घर पहुंचते हैं। गौरव के गले में वरमाला पहने हुए दूसरी लड़की के साथ देखकर घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। नालायक के, तूने क्या किया? अरे बहू के होने पर भी तू उसकी सौतन घर में ले आया। आखिर क्या कमी थी दिव्या में? अरे कमियां ही कमियां हैं पिताजी। सर से पांव तक काली है, ऊपर से दाल चावल बनता है इस घर में। मैं अपनी बीवी के साथ अलग रहूंगा, अलग खाऊंगा इस घर में। बेटा तू गोरी बहू लाया है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन बेटा बंटवारा तो मैं नहीं होने दूंगी। जो मैं बोलूंगी वही खाना बनेगा। गौरव, ये सब कौन सी बातें चल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं, वो मैं बोल रहा था माँ से कि आज कुछ पकवान बना ले। गौरव जी, आपको शर्म नहीं आती? मेरे होते हुए आप मेरी सौतन ले आए। माना कि मैं काली हूँ, इसके अलावा मेरे अंदर और कोई कमी नहीं है। हो गया तुम्हारा, अब मैं अपनी निकिता के साथ रहूंगा। ये सुनकर बेचारी दिव्या बहुत रोती है और पाखी उसे संभालती है। वहीं दोनों पति पत्नी अपने कमरों में चले जाते हैं। अगले दिन के खाने में चाय नाश्ते के बाद दाल चावल खाने को मिलते हैं जिसे नई बहू खा लेती है। पर एक हफ्ता बीतने के बाद भी उसे वही दाल चावल मिलते हैं। इससे चिढ़कर वो कहती है, इस घर में दाल चावल की खेती है क्या? अरे मटर पनीर, शाही पनीर, आलू टमाटर की सब्जी तक नहीं बनती है। गौरी भाभी, हमारे घर में बस बहुत समय से यही सब खा रहे हैं, आपको भी यही खाना पड़ेगा। नहीं, मुझे ये सब नहीं खाना है, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हूँ। ऐसा कहकर निकिता ऑनलाइन पिज्जा बर्गर ऑर्डर करती है, मगर पाखी कांता को ये बात बता देती है। और जब खाने की डिलीवरी करने डिलीवरी बॉय आता है तो कांता उसे भगा देती है। 4-5 घंटे बीत जाते हैं। ये पिज्जा बॉय अभी तक आया क्यों नहीं? कंप्लेन कर दूंगी इस रेस्टोरेंट पे तो मैं। कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसे भेज दिया है, दाल चावल बने हुए रखे हैं, वो खा ले। हर एक नंबर की पागल सठियाई हुई बुढ़िया हो क्या? अगर तुमको चावल खाने हैं तो खाओ, मेरा दिमाग की बत्ती गुल कर रखी है। 1 हफ्ते से पागलों की तरह दाल चावल खिलाई जा रही हो। अब तेरे माता पिता ने तुझे बड़ों से ऐसे बात करना सिखाया है? ऐसा कहकर कांता निकिता के कान पर एक चांटा जड़ देती है। हाउ डेयर यू, तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं पुलिस के हवाले करवाऊंगी। हाथ लगा कर तो दिखाइए कोई मेरी माँ जी को, उल्टा जुबान लड़ाती हो, ऊपर से नखरे। मुझे रहना ही नहीं है इस घर में, जा रही हूँ मैं। ये सब होता हुआ गौरव देख लेता है। जल्दी जाओ और अपनी मनहूस शक्ल फिर कभी मुझे मत दिखाना। जो मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकता उसके साथ मैं भी नहीं रह सकता। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे आज तक इतना सुनाया फिर भी तूने मेरा ही साथ दिया। माँ जी, आप तो मेरी माँ जी जैसी हैं। आप माफी मांगकर खुद को छोटा मत कीजिए। तभी कांता अपनी काली बहू को अपना लेती है।
वहीं निकिता घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है, लेकिन दाल चावल खाने से अब अक्सर कांता के पेट में दर्द होता था। वहीं गौरव भी कमजोर हो जाता है, जिससे एक दिन कांता बेहोश हो जाती है और गौरव को भी दर्द होता है। अरे दोनों को क्या हो गया? जरा जल्दी से बहू पाखी ने हॉस्पिटल लेकर चल। तभी घर के सभी लोग उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर चेकअप करके बताता है। आपको अपने घर वालों का खास ख्याल रखना चाहिए। माताजी की रिपोर्ट में आया है कि उन्हें पथरी है, वो भी 3 mm की। बट कोई बात नहीं, कुछ दवाइयां हैं, उन दवाइयों से ये पथरी अपने आप निकल जाएगी। आपको लगातार चावल जैसी चीजें नहीं खिलानी चाहिए। हरी सब्जियां भी बहुत जरूरी हैं शरीर के लिए। इसी की वजह से गौरव भी कमजोर है, और कह सकता हूं कि आप सब यही खाना खाते होंगे, इसलिए अपनी डाइट में हर तरह की सब्जी लीजिए। सिर्फ दाल चावल जरूरी नहीं है। अरे डॉक्टर साहब, मैं आपकी सारी बात समझ गया, पर यह बात आप मेरी धर्म पत्नी को बता दीजिए, वो समझती ही नहीं है। अजी अब मैं समझ गई हूँ, मैं किसी के भी साथ खाने पीने में अब कोई कंजूसी नहीं करूंगी। चलो भगवान का शुक्र है सब ठीक हो गया, अच्छा खाना खाने को मिलेगा। इस तरह कांता के घर में उसकी दिव्या बहू हर तरह की अलग अलग सब्जी बनाती थी, जो स्वादिष्ट और पौष्टिक से भरपूर थी, और हफ्ते में अब 1 से 2 बार ही दाल चावल बनाया करते थे।